नमस्कार। महुआ मोती चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं एक अपेक्षाकृत नई कहानी आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुई हूँ और उसके कथाकार हैं अभिनव यादव। अभिनव सिंगापुर स्थित युवा कवि और लेखक हैं। उनका जन्म और बचपन लखनऊ में बीता। यूँ तो अभिनव विज्ञान के विद्यार्थी रहे हैं, लेकिन हिंदी साहित्य पढ़ने और लिखने में उनकी विशेष रुचि है। अभिनव निरंतर रूप से हिंदी पत्रिकाओं में योगदान करते रहे हैं। उनके अनुवाद और कविताएं सदा नीरा, वसुधा, पहल, कथा देश और साहित्य अकादमी जैसी पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी हैं। उनकी कुछ कविताएं हंस जैसी उच्च कोटि की पत्रिका में भी छप चुकी है। कविताओं के साथ साथ वो नाटक में भी रुचि रखते हैं। उनके निर्देशन में हरिशंकर परसाई की कहानियों पर आधारित नाटक परसाई की परछाई बेंगलोर में मंचित भी हुआ है। और अभिनव की आज जो मैं कहानी पढ़ने जा रही हूँ वो एक कहानी प्रतियोगिता में, जिसका नाम है अनकही कहानियाँ, उसमें प्रथम पुरस्कार प्राप्त कहानी है। तो आप अवश्य सुने और मुझे कमेंट देकर ज़रूर बताएं कि आपको वो कहानी कैसी लगी। तो चलिए सुनते हैं कहानी नीले चकत्ते। पीला और नीला, दो रंग, अलग रंग, मगर कितने अलग ये बस महसूस किया जा सकता है, समझाया नहीं जा सकता। ठीक इंसानों की तरह इंसान अलग होते हैं, सब जानते हैं, मगर कौन कितना अलग है ये शायद कोई नहीं बता सकता। औलादें तक अपनी माँ से इतनी अलग हो सकती हैं, ये वो सोच रही थी। नीला, पीला, हरा, लाल, भूरा, नारंगी, सफ़ेद, सब रंगों के कुर्ते हैं। सब के सब अच्छे हैं भाभी जी, सब आपकी पसंद पर हैं। मेरा मानना तो ये है कि रंग अलग होते हैं, मगर सभी रंगों को खुशनुमा बनाया जा सकता है। बस कारीगर में कला होनी चाहिए। अगर आपको हाथ का काम नहीं चाहिए तो ये सब ब्रांडेड हैं जी, कलकत्ता से। अब आप ही बताइए, काला भला किस जश्न में अच्छा लगता है? पर इस काले कुर्ते को देखिए, सारे रंग फीके पड़ जाएंगे इसके सामने। ये बॉर्डर पर पूरा जरी का काम है। वजन तो देखिए कुर्ते का, कपड़ा जानदार है। मुझे आंखों पर विश्वास नहीं हुआ था कि काला इतना सुंदर हो सकता है। उसने ये कहते कहते अपने भारी बड़े झोले में से एक और कुर्ता निकालकर सबके सामने रख दिया। पता नहीं क्यों इस इंटरनेट के ज़माने में, जहाँ एक क्लिक पर हज़ारों कपड़े आ जाते हैं, लोग फिर भी उस पंजाबन को अपने घर बुला बुला कर कपड़े खरीदते ही थे। उसे फैशन की समझ है, ऐसा बगल वाली वर्माइन बोलती। किसी को उसकी बातें अच्छी लगती थी, किसी को उसका कलेक्शन। पर जो भी हो, वो एक सफल व्यापारी थी। उसे रंग दिखते थे, वैसे नहीं जैसे हमको दिखते हैं। उसे माहौल में रंग दिखते थे। जैसे दिन में बेचते वक्त उसे हरा रंग महसूस होता था। व्यापार उसके लिए ज़्यादातर हरा ही था। हरा जो हर कामकाजी दिन पर फैलता। वो दिन दिन के हिसाब से मोहल्ले बांट रखती। मोहल्लों में भी कुछ घर उसके खास होते, जहाँ आसपास की महिलाएं वो इकट्ठा कर बुला लेती। एक चक्कर चाय चलती और वो औरतों के बीच साड़ियाँ घुमा देती। मौका बनते ही वो एक एक कर साड़ियाँ खोलती जाती। नीली साड़ी के ऊपर पीली साड़ी, फिर उसके ऊपर हरी के ऊपर लाल, रंग के ऊपर रंग, फिर मिले जुले रंग की साड़ी, फिर कुर्ते, कभी कभी लहंगे। फर्श पर रंग ही रंग रहते, इतने फैले हुए रंग कि घर के बच्चे दीवारों से सट सट के कमरे से निकलते।
नई साड़ियों पर पांव पड़ते ही माँ से डांट सुनते। सिंथेटिक कपड़ों की महक, ड्राई क्लीन के कच्चे तेल की महक, औरतें साड़ियों के कोनों को उंगलियों पर मलती। मोटा कपड़ा मतलब अच्छा कपड़ा। साड़ियाँ एक हाथ से दूसरे हाथ, चूड़ियाँ खनकती, उठती महक घूमते पंखे से टकराती और फैल जाता हरा रंग। काला था उसकी शादी का रंग। ऐसा नहीं था कि वो उदास थी, उसे कुछ महसूस नहीं हो रहा था, ना अच्छा ना बुरा। और शायद इसलिए उसे इतना बुरा भी नहीं लग रहा जब उसे पता चला कि उसका पति गे है। उसे शादी से बहुत उम्मीदें नहीं थी। वो रात को उठी नारंगी रंग के साथ और बालकनी में जाकर ठहाके मारकर हंसने लगी। उसकी हंसी उसकी शांति से कम भयावह नहीं थी। इन रंगों का कोई मतलब था, नहीं था, पता नहीं, पर उसने अपने आप को इस हाल में ढाल लिया था। और इन्हीं कारणों से नई बातें उसे चौंकाती नहीं थी। बातें खुलने के बाद उसके पति ने अगली सुबह उससे माफ़ी भी मांगी। पूरे 3 महीने लगे इस बात को गलने में। उसके पति ने साफ किया कि अगर वो चाहे तो तलाक दे सकती है या शादी में रह के अपनी मर्जी से संबंध बना सकती है। इन सब के बाद ऐसा भी नहीं था कि उसकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हुआ ही नहीं। सब तराजू बराबर होता है मरने से पहले। पीला था वो रंग जब उसकी बेटी पैदा हुई। वो उस वक्त सच में खुश थी। उसकी शादी की बनावटी सी मुस्कान नहीं थी, या तो बनावटी उदासी जो उसने अपने पति के मरने पर ओढ़ ली थी। वो सच में खुश थी। हाँ, वैसे ही जैसे बचपन में खिलौना मिलने पर हम खुश होते हैं और उसे घंटों निहारते रहते हैं। उसने अपने अपने रंगों की आदत को अपनी बेटी में देखा और उसे रंगोली नाम देना चाहा। पर उसके पति ने किसी पसंद की नॉवल के किरदार पर उसका नाम त्रिशला रख दिया। वो पहली बार था जब उसे इतना गुस्सा आया कि सारे रंग गायब हो गए और वो पल भर के लिए घबरा गई। पर चुप्पी की आदत बरकरार रखते हुए उसने कुछ ना बोला। जब पति ने अपने समलैंगिक होने की बात सामने रखी और 3 महीने बाद उसकी मर्जी को वज़न दिया तो तराजू घूमा। उसने तलाक नहीं मांगा, उसने त्रिशला को रंगोली बना दिया। नीला था वो रंग जब उसे पता चला था कि ये रंग सच्चे नहीं, इन्हें हर कोई नहीं देख सकता था। ये हादसा भी पंजाबन के लिए कम भावुक नहीं था। उसकी कोख को माहवारी ने अभी जकड़ना शुरू ही किया था। उसने जब जज के सामने गवाही दी तो सब हंस पड़े। उस दौरान पंजाब मटमैले रंग में सना था और मटमैला होने जा रहा था। एक भावी खालिस्तानी ने उसके किसी रिश्तेदार को खेत में मार दिया। पेशाब करते हुए इसने उसे मौकाए वारदात पे देख लिया। हादसे के बारे में जब उससे पूछा गया तो वो सिलसिलेवार सब बताती गई। जो नीला था सब दवात सा। उस आदमी के चेहरे पे नील फैली हुई थी और चाचा का चेहरा नील से सना हुआ। बेटा, किस नील की बात कर रही हो? क्या वहाँ खून था? जज ने पूछा। वो हौसले के साथ बोली, जी वहाँ खून तो था। चाचा जी के पूरे शरीर पर खून था, मगर उस आदमी के चेहरे पे एक नीली सी पपड़ी थी जो हवा तक में फैली थी और चाचा के चेहरे पे वही नील गुदी हुई थी जैसे दावत में भीग के कागज़ गुद जाता है, या ज़्यादा घुली नील के बाल्टी में सफ़ेद कुर्ता। जज ने उसकी बात समझने की कोशिश की, पर यह अनुभव सबके सर के पार था। विरोधी दल के वकील ने इस हालत का संपूर्ण फ़ायदा उठाया और अपने मुवक्किल को सज़ा मिलने से बचा लिया। जो उपहास उड़ा उसका पंजाबन के ऊपर गहरा प्रभाव पड़ा। मर्दों से घिरी सभा में वो सिर्फ एक स्त्री के रूप में ही अलग नहीं थी,
बल्कि एक अनजान अनोखे अनुभव से ग्रस्त पागल भी थी। उसने अपने मोहल्ले के बच्चों के साथ खेलना बंद कर दिया और पंजाब की हवाएं बदलने लगीं। उसके बाप ने बदलते मौसम को भांपते हुए पहले शहर बदला और फिर प्रदेश। इस आवाजाही में 2 साल बीत गए। लखनऊ वो शहर था जहाँ किनारा मिला। इस उथल पुथल ने उसे संभलने का मौका नहीं दिया और नीला रंग उसके साथ चिपक सा गया। जैसे शीशे को गर्म ठंडा कर आकार देते हैं, रंग देते हैं, कुछ वैसे ही नीला रंग उसकी चमड़ी पर चिपक सा गया था और जो बीच बीच में चकत्तों सा उभर आता था। काला ही था उसके पति के निधन का रंग। उसे शादी की याद आ गई। शादी में सबसे अच्छा हिस्सा वही था जो उसे सजाया जा रहा था। चुनरी में बिखरे रंग थे, रंगोली थे। वो रंग महसूस कर रही थी। फिर गलियों में रेंगती हुई एक चमकीली बारात आई, रात भर ठहरी और उसे ले गई। उसके इस ख्याल की कतार को अर्जुन कोहली ने अपनी अकड़ी आवाज़ से तोड़ दिया। तुम चाहो तो मेरे अमीनाबाद के शोरूम में बैठ सकती हो। उसने रंगोली को गोद से उतारा। अर्जुन सेठ था। लखनऊ में उसके कई व्यापार थे, जिसमें कपड़ों का व्यापार भी शामिल था। तुम समय लो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। कुछ देर शांत रहने के बाद फिर बोला, जसप्रीत ने शायद तुम्हें मेरे बारे में बताया हो। तुम्हारी और रंगोली की कुछ जिम्मेदारी मेरी भी है। तुम जब चाहो मुझसे मदद ले सकती हो। और एक लंबी शांति के साथ उसे देखता रहा। बिन बोले बोलना चाह रहा हो, बस किसी को ये बात बताना नहीं। पंजाबन ने रंग देखने के बाद जो कुछ भी सीखा था वो खामोशियों को पढ़ना ही था। वो रंगोली को उसके गोद में छोड़कर चला गया। पंजाबन का मन तो नहीं था, पर उसने अर्जुन का दिया हुआ प्रस्ताव मान लिया। कहने को अर्जुन की बहन हर दिन दुकान पर बैठती, पर उसे व्यवसाय की उतनी समझ नहीं थी। बेला छोटे से कस्बे से लखनऊ तक बड़ी मेहनत से आई थी। उसके बाएं हाथ पर गहरे चोट का निशान था, जिसके चलते वो बायां हाथ सही से चला नहीं पाती थी। पर उसकी फुर्ती और बातों की चहक उसकी अपंगता पर पर्दा सा डाल देती थी। पंजाबन को बेला के साथ मिलना एक अच्छे वक्त की शुरुआत थी, लाल रंग की शुरुआत। पंजाबन अपने रंगों की पकड़ से कपड़ों को खूब पहचानती थी। दिन चढ़ते चढ़ते कपड़ों की पन्नियां उतरती और हरा रंग फैलता जाता। उसके ग्राहक कभी खाली हाथ वापस नहीं जाते। बेला ने उसकी इस खूबी को खूब पकड़ा और जल्दी थोक बाजार की खरीद फरोख्त में उसे अपना सहभागी बना लिया। रंगोली में भी रंग दिखने लगे। वो भी अब स्कूल जाती, दुकान पर बैठती, शाम को खेलती और रात में माँ से बातें करती। उस साल पंजाबन ने बालों में मेहंदी लगाना शुरू किया और रंगोली ने चौथी का इम्तिहान पास किया। एक शाम बेला शराब पीते वक्त बोली, तू कमाल का बिजनेस करती है। तुझे तो खुद का काम करना चाहिए। तेरे कस्टमर सबसे वफादार कस्टमर हैं। हमारी दुकान को 1/3 कमाई तो सिर्फ तुझसे होती है। ये मोटी सेठानी से मेरा मन जल चुका है। ना कुछ करना आता है, ना अपना शरीर हिलाना पड़ता है। बस हमारी मेहनत खाती रहती है। पता है मुझे, पर सब कुछ पूंजी है। उसके पास पूंजी है, हमारे पास नहीं। हमें हमारे काम के पैसे पक्के मिलेंगे, उसे उसकी लागत के पैसे मिले ना मिले पता नहीं। बड़ी चिक है बिजनेस में। देखो ना, सब डिप्रेशन के शिकार रहते हैं, जैसे गर्दन पे छुरी लटका के घूम रहे हों। वो थोड़ा मुस्कुराई। देख, डिप्रेशन का शिकार तो तू भी है, वरना अभी ये शराब ना पी रही होती। देख, बाजार सिर्फ पूंजी से नहीं चलता।
जान पहचान से भी चलता है। 12 साल मैंने ऐसे ही पसीने से पानी थोड़े ही किया है। मेरी भी पहचान है, अपने नाम पे सामान उठा सकती हूँ, बस तुझे बेचना होगा। आज पहली बार नहीं है जब तू दारू के नशे में ऐसा बोल रही है, पर पता है हम दोनों गिरगिट हैं। मतलब दिन भर जिस दुकान में काम करते हैं, शाम को उसी दुकान के ऊपरी गोदाम में बैठ के दारू पीते हैं, रंग बदल के उसी दुकान को गाली देते हैं, उसी दुकान को लूटने की सोचते हैं, और अगली सुबह सेठानी के सामने पुराने रंग में फिर से वही काम करते हैं जो हमेशा से करते आए हैं। वो दोनों हरे रंग से भरी दुकान के ऊपर वाले गोदाम की खिड़की से अमीनाबाद को देखते रहे। बाजार रात की दावत में भीग चुका था और स्ट्रीट लाइट की रोशनियां बीच के बचे खुचे सूखे सफ़ेद कागज सा लग रही थी। हरा बनता है नीला और पीला मिला के माँ, पता है? रंगोली अपनी माँ से बोली। पंजाबन मुस्कुरा पड़ी। उसने हफ्तों बिताए थे अमीनाबाद की उस गली में जहाँ खौलते रंगों में कपड़े रंगे जाते थे। गली नहीं, मानो रंगों की हवेली थी वो सड़क। सड़क तक पे रंग बिखरे होते थे। अमीनाबाद उसकी नज़र में एक भव्य जंतु था जिसकी पसली पसली में इंसानों की ज़रूरतों का व्यापार चलता था। अमीनाबाद अब तक की उसकी 1/3 जिंदगी थी। पिछले 2/3 जिंदगी के कई किरदार अब तक जा चुके थे जो परिवार थे, और इस 1/3 जिंदगी में कितने ही किरदार आए थे जो परिवार नहीं थे पर परिवार जैसे थे। सब हादसे से आते थे, हादसे से जाते थे, खबरों के लिफाफे में। इन्हीं हादसों को इकट्ठा देखो तो जिंदगी लगती है। घबराओ मत। बेला पास में बैठी सभी औरतों से बोली। ये सारी औरतें अर्जुन की दुकान में कर्मी थीं। मगर दीदी काम तो चाहिए ना, उनमें से एक बोली। मैं अर्जुन साहब से बात करूंगी, पर मैंने सुना है कि कोई बड़ा हादसा हुआ है अर्जुन साहब का। काफ़ी नुकसान हुआ है उसमें, उसी की भरपाई के लिए ये स्टोर बिक रहा है। सेठानी की भी तबीयत खराब है। जो नया मालिक आएगा वो भी हमें नौकरी दे सकता है, तो घबराओ मत, बात करेंगे। 1-1.5 महीने में कुछ ना कुछ निकलेगा। तब तक नौकरी की तलाश करना शुरू करो। बेला बोलती रही, मगर पंजाबन खोई रही अपने आंकड़ों में कि कैसे घर चलेगा, रंगोली की ट्यूशन की फीस और बाकी खर्चा। पर अगर ये सब निकाल भी लिया अपनी पुरानी बचत से, तो आगे कॉलेज भी है और फिर शादी। कोई अंत नहीं है इन समस्याओं का। बेला पंजाबन की ओर देखते हुए बोली। हमें साथ रहना होगा। चलो कल मिलते हैं। जब सब जाने लगे, बेला ने पंजाबन का हाथ पकड़ उसे रोक लिया। चल, आज मेरे घर चल, आज पूरा खंबा पीते हैं, उसने कहा। बेला का घर 2 कमरों की छांव भरी कोठरी थी, जहां हमेशा एक CFL जलता और एक अधमरा सा आदमी बिस्तर पर पड़ा रहता। उसमें तमाम तरह की ट्यूब खुसी हुई थी। उसके कारण कमरा घर कम, अस्पताल ज़्यादा लगता था। पंजाबन के पूछने से पहले ही बेला बोल पड़ी। वो मेरा पति है, और हाँ, वो कोमा में है पिछले कई सालों से। ये सब देख उसका पहले से सिकुड़ा मन और सिकुड़ सा गया। इतने सालों की दोस्ती में वो बेला के बारे में इतना भी ना जान सकी। उसे 4 पैग लगे संभलने में। बेला के पति से लेकर अर्जुन के व्यापार तक लंबी बातचीत हुई।
आखिर में सिगरेट का धुआं सीने से उड़ेलते हुए पंजाबन बोली, तू हमेशा बिजनेस करने को कहती थी ना, चल अब बिजनेस करते हैं। बेला हंस पड़ी और एक हरा रंग फैल गया। लाल साड़ी में फॉल लगा देना, और वो लहंगे का डिज़ाइन फाइनल कर दिया है दीदी जी ने, उसे बनने के लिए डाल दो। पंजाबन काम में मसरूफ़ थी। एक छोटे से बेसमेंट में शुरू हुआ बिजनेस 1-2 साल में चल पड़ा था। शुरुआती कुछ महीनों में अर्जुन आया था उसे वापस काम पे रखने के लिए, पर पंजाबन तब तक आगे बढ़ चुकी थी और वापस मुड़ना जिम्मेदारी से मुंह मोड़ना था। बेला ने 4-5 लड़कियों को जुगाड़ा और थोक बाजार से सामान उठाया। पंजाबन ने उसकी परख की, क्योंकि दुकान थी नहीं तो घर घर जाकर सामान बेचना शुरू कर दिया। कुछ वफादार ग्राहकों ने साथ दिया और पंजाबन ने उन्हें निराश नहीं होने दिया। अब अक्सर शादी के मौसम में हजरतगंज से लेकर गोमती नगर तक कई घरों में उसे बुलाया जाता, जहां वो पूरे घर भर के लिए कपड़े दिखाती। वक्त वक्त पर लोग जुड़ते गए। कपड़ों की सिलाई से लेकर फिनिशिंग तक सारा एक नेटवर्क सा बन गया और पंजाबन उसे संचालित करने का काम करने लगी। रंगोली भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने गाजियाबाद चली गई। पंजाबन उसकी पढ़ाई को ना तो ज़्यादा समझती थी, ना ही ज़्यादा पूछताछ करती थी। एक खिसियाहट थी कम पढ़े होने की, यह चुटकी भर जलन उन पढ़े हुए लोगों से जिन्होंने उसे कभी समझा नहीं। भरी अदालत से लेकर अपने पति तक। बेला भी पढ़ी लिखी थी, बीकॉम, पर पढ़ी लिखी अनपढ़। लहजा गांव का था कच्चा, पर जैसा कि होता है और जैसा ही होता है। पंजाबन अपनी बेटी को अपने जैसा नहीं देखना चाहती थी। रंगोली की क्लास बढ़ती, उम्र बढ़ती, पर पीला रंग तो पीला ही रहता, जैसे रहते नीले वो नीले चकत्ते। रंगोली ठीक उसी तरह रहती, वो छोटी रंगोली जो माँ के बालों की मेहंदी छू छू कर अपने हाथ रंग लेती, चिल्लाती रोती कि उसे भी मेहंदी लगानी है। रात को जब वो सो जाती तो पंजाबन उसके पैर पर, हाथ पर कभी फूल तो कभी मोर, कभी बिल्ली तो कभी खरगोश मेहंदी से बना देती। अगले दिन रंगोली दौड़ दौड़ कर सबको वो मेहंदी दिखाती। दुकान पर बेला जब उसकी मेहंदी देखती तो उसे चिढ़ाती, अरे रंगोली के हाथ पीले हो गए, आ आ आ आ। पर रंगोली चिढ़ने के ठीक उल्टे माँ के पास जाती और बताती कि माँ देखो मेरे हाथ पीले हो गए। अब भी जब वो कॉलेज तक चली गई, पंजाबन को बाल रंगते रंगते भूरी शामों का भूरा बीता वक्त दिखाई देता। दिख जाता रंगोली के पीले हाथों पर पीला खरगोश। नीले चकत्ते उभर आए थे। रंगोली के कॉलेज से जब फ़ोन आया, पंजाबन अपने देवर के साथ तुरंत गाज़ियाबाद पहुंच गई और रंगोली को वापस ले आई। रंगोली एकदम शांत हो गई थी, एक अक्षर भी नहीं बोल रही थी। कॉलेज के डॉक्टर ने मनोवैज्ञानिक को दिखाने की सलाह दी। रंगोली की ऐसी हालत दिन ब दिन उसे पंजाबन की आंखों में सफ़ेद करती जा रही थी। आपकी बेटी को डिप्रेशन है, मैं एंटी डिप्रेसेंट लिख देती हूँ, आप इसकी डोज का ख्याल रखिएगा और हर हफ्ते 2 हफ्ते काउंसलिंग करवाइए, ये ठीक हो जाएगी। अब रात को उसके बालकनी के फेरे बढ़ गए। वो सिगरेट के धुएं के बादलों से भरी रहती। अगर ज़रा सा भी खाली होती तो ऐसा लगता जैसे कोई नारंगी हाथों से उसके दोनों कंधे नोच रहा हो। रंगोली की हालत के लिए पंजाबन दोषी थी, ऐसा भी नहीं था, पर इसकी शुरुआत पंजाबन से ही हुई थी।
पंजाबन के संघर्ष को रंगोली ने जिंदगी भर देखा था। उसे अपनी माँ में एक अलग सी ताकत दिखती थी जो उसे दुनिया से बचाए रखती। उसे अपनी माँ पर बहुत फक्र था और वो उसके लिए बहुत कुछ करना चाहती भी थी। किसी ने कहा पढ़ाई करो, बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाओगी तो माँ को बहुत खुशी होगी, अच्छे कॉलेज में जाओगी तो माँ की मेहनत सफल होगी। रंगोली ने खुद को झोंक सा दिया, खूब पढ़ाई की, महंगी कोचिंग में दाखिला लिया। पंजाबन भी उसी वक्त अपने नए बिजनेस में लगी हुई थी। उसके आसपास होती पंजाबन की वाहवाही ने रंगोली की आकांक्षाओं को और भी बढ़ा दिया। मगर उम्मीदों के विपरीत न तो अच्छे मार्क्स आए, न ही अच्छा कॉलेज मिला। एक स्टेट लेवल का कोई प्राइवेट कॉलेज मिला। रंगोली मन से टूट सी गई। पंजाबन इन सब से बेखुद रंगोली के गाज़ियाबाद जाने की तैयारी करने लगी। गाज़ियाबाद पहुंच के भी कुछ सुधरा नहीं रंगोली का पढ़ाई से। मेहनत से मन उचट गया था। उल्टा उसे प्यार हो गया। प्यार ने उसे उभारा भी और बिगाड़ा भी। प्यार का अंत भी कुछ अच्छा नहीं हुआ। जिस रात उसके बॉयफ्रेंड ने उसे छोड़ा, वो पूरी रात बारिश में बैठी रही, उसके इंतज़ार में, रोते हुए। उसके दोस्तों ने उसे पागल बोला। उसने उनसे बात करनी बंद कर दी। इम्तिहान हुए, रंगोली फेल हो गई। उसने बात ही करना छोड़ दिया। शांत रहते हुए उसने जब 2 दिन तक खाना नहीं खाया तो उसकी रूममेट ने वार्डन को बताया। माँ को फ़ोन गया और रंगोली लखनऊ पहुँच गई। पीला और नीला, 2 रंग, अलग रंग। औलादें तक अपनी माँ से इतनी अलग हो सकती हैं, ये वो सोचने लगी रंगोली के पंखे से लटके शरीर को देखकर। उसके सामने सारी जिंदगी जैसे गुलाटी मार गई। उसे एक भी वाकया याद नहीं आया जब उसने अपनी जान लेने की सोची हो। उसकी आंखों से आंसू न बहा। पता नहीं क्यों सवालों के कौवे उसे नोचने लगे। क्या रंगों ने उसे बचा रखा था, हमेशा उसका साथ दिया था? पर रंगोली भी तो रंग थी, फिर वो क्यों अकेली हो गई? शायद रंग सहेज के नहीं रखे जा सकते, या सहेजे हुए रंग बिखरने के लिए ही होते हैं। रंग क्यों इतने अलग होते हैं, पता नहीं। भूरे चश्मे वाला वो बच्चा अभी माँ के पीछे से पंजाबन को काला कुर्ता दिखाते हुए देख रहा था। वो उसके चेहरे का हर भाव बड़े ध्यान से पढ़ रहा था। उसने कुछ 3 हफ्ते पहले सुना था कि उसकी बेटी ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या, ये शब्द उसने पहली बार सुना था और उसके मतलब ने उसे एक नई चीज़ से परिचित कराया था। मौत, मतलब मौत से कोई भी खत्म हो सकता है। उसने सुबह सुबह ही माँ से पूछा। हाँ, माँ ने बोला। वो तब से थोड़ा सहम गया। पल भर में उसने अपनी सारी प्यारी चीज़ों की मौत का ख्याल कर लिया, अपने प्यारे पीले खरगोश से लेकर माँ तक। माँ भी। उसने ज़ोर से माँ के जांघों को पकड़ लिया। माँ कुर्ता देखने में मशरूफ़ थी। वो माँ के दुपट्टे में लिपट लिपट कर, जांघों पर टिक झूल कर, आंचल से नज़रें चुरा चुरा पंजाबन के चेहरे पर मौत ढूंढ रहा था। वो मौत को जानती थी, मौत की रिश्तेदारी थी, पर उसके चेहरे पर एक भी उदासी की रेखा क्यों नहीं है? सब इस बात से थोड़ा हैरान थे। इन सब के बावजूद उस कमरे में चाय भी चली और पंखा भी चलता रहा। खरीद भी हुई और बिक्री भी। वो झोला समेट कर जब घर से निकलने को अपनी चप्पल पहनने लगी तो वो बच्चा दौड़कर छत पर जा उसके बाहर आने का इंतज़ार करने लगा। वो अपनी चश्मिशी निगाहों से छत की जालीदार रेलिंग के पीछे छिप उसे सड़क से जाता देखता रहा, पर फिर भी
उसे कोई उदासी न दिखी। बस दिखे तो उसकी चमड़ी पर कुछ नीले चकत्ते।